अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम लोग कंटिन्यू करना था क्योंकि हमने बेसिक इसके सिंटैक्स वगैरह को देख लिया था, जिसमें हमारे पास फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, रिलेशंस, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन क्योंकि हम आगे कंटिन्यू करने लगे तो उसमें पिछली वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि एक टॉपिक मैंने शायद थोड़ा सा मिस कर दिया, जो कि मॉडल्स के हवाले से था। क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम लोग देखते हैं कि हमारे मॉडल्स जो हैं वो टू की पावर में रिप्रेजेंट हो पाते हैं। हम लोग उसे ट्रुथ टेबल के तौर पे जो है वो आराम से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जैसे कि डिजिटल लॉजिक में हम लोग कर रहे होते हैं। और वो किस तरह से होता है कि हमारे पास हर प्रोपोजिशन के हवाले से सिर्फ दो बातें होती हैं कि या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। इसके अलावा कोई और बात हमारे पास है नहीं। अब मिसाल के तौर पे जो हमने उसमें एग्जांपल दी थी पहली वीडियो में, थोड़ी लंबी वीडियो 50 मिनट की, जिसमें हमने पूरी वंपस वर्ड को एक्सप्लोर किया था, लॉजिक के तहत हमने उसको देखा था। तो उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमने दी थी वो क्या थी कि आपके पास पिट होने के अगर तीन केसेस हैं, जैसे कि या तो पिट पहले वाले में होगा जहाँ मैं अपना माउस घुमा रहा हूँ कर्सर, या तो दूसरे वाले में हो सकता है पिट, या तीसरे वाले में हो सकता है। तो कितने तीन केसेस होगा। अब हर एक केस के अंदर हमारे पास दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो पिट होगा या तो नहीं होगा, या तो पिट होगा इसमें या तो नहीं होगा, या तो उसमें पिट होगा या तो नहीं होगा। ये तीन हमारे पास केसेस होगा। तो जब ये हमारे पास इन तीन सेल्स के अंदर सिर्फ दो सिनेरियोज हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स के, तो इसलिए हम लोग उसको 2:पावर n के अंदर जो है उसको ले लेते हैं, जो कि हमारे मॉडल्स को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास इतने मॉडल्स होंगे। और इन मॉडल्स के अंदर से हम लोग फिर इंटेलमेंट को चेक करेंगे। अब इंटेलमेंट क्या होती है उसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं कि हमारा कोई जो है जो स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं, क्या हमारा नॉलेज बेस उसको कह लें कि उसको उसके अंदर से ड्राइवेबल है, हमारे नॉलेज बेस में वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो वो इंटेलमेंट चेक करना बेसिकली होता है सिंपल वर्ड्स में। अगर आपको और डिटेल में इसको देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, इंटेलमेंट वाली बहुत डिटेल से अपलोड की हुई है। तो बहरहाल इसमें जैसे कि थ्री हमारे पास केसेस हैं और या तो ट्रू या फॉल्स हो सकता है, सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं इनमें से। तो हम लोग क्या करेंगे, 2:3 इसमें ले लेंगे और 8 हमारे पास मॉडल्स इसमें हो जाएंगे। तो ये जो है वो हमारा बेसिक था इसके अंदर था, जो कि हमने लिया था। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ इसके अंदर बन रही थी। प्रोपोजिशन लॉजिक में इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जाते हैं तो उसमें सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और वो किस तरह से हो जाता है कि इसके अंदर आपके पास ऐसे जैसी वाली चीज़ें नहीं है कि आप जो है कि ट्रू या फॉल्स की बात इसमें नहीं कर रहे होते हम लोग। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि पूरा पैराडाइम ही चेंज हो गया, सब कुछ पूरा एक जो पूरा वर्ल्ड है उसका वही अलग है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है सिंपल सी स्टेटमेंट कि मॉडल फॉर FOL लॉट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो मॉडल्स हैं। इस तरह करके जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम लोग आराम से कर लेते हैं कैलकुलेट। लेकिन उसमें जो है वो इस तरह से नहीं कर सकते, थोड़ा सा आसान नहीं है उसमें जिस तरह के उसमें हुआ करता था। तो ये जो है वो सिंपल सी एक बात है जो कि हमारे जहन में भी चाहिए। अब मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की। यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में हमारे पास जो चीज़ आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो हमारे पास चीज़ें आती हैं इसमें ना, एक तो हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और उसके अलावा हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्वांटिफिकेशन में होती हैं। अब इसको अगर हम लोग एक एक करके देख लें कि इसमें क्या चीज़ें हैं। क्वांटिफायर्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, सही है। तो ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं इसकी। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, भी सिंपल सा है। देखिए प्रोपोजिशन लॉजिक की जो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी वो ये थी कि हम लोग उसके अंदर कोई एक भी चीज़ जो है वो तमाम चीज़ों पर अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम लोग वंपस वर्ड को ही लेके चले जा रहे हैं, तो उसी को ही देख लेते हैं दोबारा से भाई। अब जैसे कि हमारे पास एक ग्रिड है 4x4 की। तो देखें जनरल रूल हमारे पास क्या था वंपस वर्ड के अंदर, जिसके अंदर एक हमारे पास एक वंपस एक विलन होता है जो कि एक सेल के अंदर मौजूद होता है। और हमारे पास पिट्स होते हैं यानी गढ़े होते हैं। और एक जनरल रूल क्या होता है हमारे पास कि भाई जहाँ कहीं भी पिट होगा उसके एडजेसेंट सेल्स में आपको ब्रीज मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पिट है अगर, तो यहाँ पे ब्रीज होगी, यहाँ पर भी ब्रीज होगी, यहाँ पर भी ब्रीज होगी, और यहाँ पर भी इसकी चारों एडजेसेंट सेल्स में होगी। डायगोनल की बात नहीं। तो एडजेसेंट सेल में क्या है, ब्रीज है। लेकिन ये रूल सिर्फ क्या इस वाले सेल के लिए है जो कि 2,2 है सेल, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,2 अगर हम लोग ले लें, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। तो क्या सिर्फ इसी सेल के अंदर ये रूल चलता है सिर्फ 2,2 के लिए? नहीं भाई, ये 2,2 के लिए तो नहीं है। ये तो हर सेल के लिए है कि भाई जिस किसी सेल के अंदर भी पिट होगा उसके एडजेसेंट सेल्स के अंदर ब्रीज होगी। अगर यहाँ पे ये पिट होता है तो यहाँ पे भी रूल लगेगा। तो ये रूल जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक में मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे इंडिविजुअली एक एक सेल के लिए ये बात जो है करनी पड़ती। ये प्रोपोजिशनल लॉजिक का एक फॉल्ट है।
तो इसको कवर करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करने की ये यूनिवर्सल फैक्ट है ना ये, तो इसको हम आराम से यूनिवर्सल क्वांटिफायर के थ्रू कर देंगे कि भाई जहाँ कहीं भी पिट होगा वहाँ वहाँ हमारे पास ब्रीज हो जाएगी। तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से करते हैं वो उधर हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वांटिफायर जो होता है इसके अंदर वो इस तरह से कुछ लिखा जाता है, फॉर ऑल एक्स, अगर पिट ऑफ एक्स है। फॉर एग्जांपल ये मैं लिख रहा हूँ, अब कुछ कह नहीं सकता मैं कि ठीक लिख रहा हूँ या नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट देने के लिए लिख रहा हूँ कि जहाँ भाई पिट ऑफ एक्स है तो वो इम्प्लाई ये करता है, तो अगर कहीं भी पिट है तो इसका मतलब क्या है कि उसके एडजेसेंट सेल्स में ब्रीज होगी। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से होगा, कि मैंने एक कॉन्सेप्ट देने के लिए किया है कि ये हमने क्या किया, एक्स के माने हैं कि कोई भी सेल की हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। फॉर ऑल सेल्स आप कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी पिट होगा वहाँ पे इसके एडजेसेंट में क्या होगी, ब्रीज होगी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल एक फेक रिप्रेजेंटेशन ही कर लें, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट ये नहीं होगी। आप अगर आप चेक करेंगे तो सकता है डिफरेंट ही हो, बस कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन से किया है। तो ये जो है वो हमारे पास क्वान्टिफायर की बात आती है। इसी तरह हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है, उसको भी देख लेते हैं। एक दफ़ा स्लाइड्स को ज़रा खोल लें, ये स्लाइड जो है सर नदीम महमूद की है, तो उसी को जो है वो हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि एवरी वन एट बर्कले इज़ स्मार्ट, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हर बंदा बर्कले पर जो है वो स्मार्ट है। और ये एट जो है ये हमारे पास एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको पढ़ते किस तरह से हैं, अगर इसको हम लोग देखें तो फॉर ऑल एक्स एट बर्कले इम्प्लाइज स्मार्ट, ये जो है उसको पढ़ने का एक तरह अजीब सा तरीका है, लेकिन इसको इस तरह से पढ़ लें। तो उसको अगर हम लोग इफ़ देन के अंदर इस्तेमाल करें, जैसे कि यहाँ पे क्योंकि एरो लगा हुआ है ना, तो उसको हम इफ़ देन में भी पढ़ सकते हैं। तो फॉर ऑल एक्स, इफ़ एक्स इज़ एट बर्कले देन इट मीन्स दैट एक्स इज़ स्मार्ट। इस तरह से जो है हम उसको पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, कि मैंने बड़ा स्लोली स्लोली इसको पढ़ा है। तो ये जो है हमारे पास आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लिखी हुई हैं। और ये बात याद है कि जब भी हम ये वाला क्वांटिफायर इस्तेमाल करते हैं, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो इसके साथ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एरो इम्प्लाइज का जो है ना, ये हमारे पास इसमें लगता है। ये आप याद रखिएगा, आपको सवाल वगैरह सॉल्व करने में आसान रहेगी। तो ये जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये लगता है, इसका मेन क्वांटिफायर जो होता है ना। पहले से अंदर से कुछ और क्वांटिफायर लग सकते हैं, लेकिन बाहर जो मेन क्वांटिफायर है वो हमारे पास इम्प्लाइज का यूज़ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये, अगर आप एंड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। इसमें यहाँ तक कि ऑर्डर भी बड़े मैटर करते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, उसको देख लेंगे हम लोग। अभी ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसी तरह से आ गया। अब आप कहना चाह रहे हैं कि भाई समवन एट स्टैनफोर्ड इज स्मार्ट, तो आपने जो है वो जब समवन का वर्ड देखा तो मतलब क्या है भाई, सबकी बात नहीं हो रही, किसी एक की या किसी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो किसी एक बंदे की बात हो रही है, तो आपने जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा दिया फॉर ऑल की जगह, तो ये इसी तरह से हो गया। और इसमें देखें बाय डिफ़ॉल्ट एंड का जो लगेगा क्वांटिफायर इम्प्लाइज का नहीं लगेगा, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्लाइड में। और उसके अलावा जो है फिर हम लोग देखें तो ये जो डिफरेंस है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो आ रहा है फ़र्क। लेकिन ये अगर हम लोग देखें कि क्वांटिफायर्स अगर नेस्टेड क्वांटिफायर कहलाते हैं बेसिकली, तो अगर साथ साथ इस तरह से लिखे हुए, अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पहले और फॉर ऑल क्वांटिफायर बाद में, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। ये बात आपके ध्यान में रहेगी, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट ये बराबर नहीं है। इसको किस तरह से अगर हम लोग एक दफ़ा देख लें तो कैसे, जैसे कि यहाँ पे फॉर ऑल समवन एक्स पहले आ रहा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, फिर फॉर ऑल का आ रहा है, तो ये लव्स का है रिलेशन एक्स वाई का, तो उसमें क्या है एक्स लव्स वाई। अब इसमें जो है वो ट्रांसलेट किस तरह से ये हुआ है, देयर इज़ अ पर्सन एक्स हु लव्स एवरी वन इन द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए बोला कि पहले तो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा हुआ है एक्स पर, तो मतलब कोई एक पर्सन किसी एक शख्स की बात हो रही है। और इसमें जो है वो एक बड़े मुद्दे की बात जो याद रखने वाली है कि जब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पहले इस पे लग गया ना, तो ये देयर इज़ अ पर्सन की बात जो है ये फिक्स हो गई है, ये मतलब किसी एक ही बंदे की बात हो रही है। अगर इसमें अली की बात हो रही है तो ये अली ही है, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब फॉर ऑल वाई पे लग रहा है ना, तो मतलब इसमें बंदे चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अली लफ्ज़ जो है कोई आपने नाम लिख दिया इसमें, अली लफ्ज़ हमाद, या फिर मतलब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो है इसमें एवरी वन का तो नाम चेंज होता रहेगा, लेकिन देयर इज़ अ पर्सन जो एक बंदा है ये फिक्स है इसके अंदर। अगर हम यही चीज़ देखें, इसमें आगे पीछे हमने कर दिया तो क्या डिफरेंस आ गया, ये ज़रा देखें।
अब इसमें क्या है, एवरी वन इन द वर्ल्ड इज़ लव्ड बाय एटलीस्ट 1 पर्सन। इसमें जो है बंदा फिक्स नहीं हुआ है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बाद में आ रहा है इसमें हमारे पास बंदे की कैद नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर आप कह लें कि लूप के तौर पे इसको आप देख लें कि पहले इसने जो है वो एक बंदे के ऊपर लॉक किया, फिर इसने जो है वो सबको सर्च करना शुरू किया। लेकिन इसके अंदर जो है वो इसने सबको जो है वो पहले सर्च करना शुरू किया, हर बंदे के ऊपर लेकर आ रहा है, और इसी तरह फिर बाद में भी इसने किसी एक बंदे पर लॉक नहीं किया। कोई एक बंदा है जो कि बस जो प्यार कर रहा है, ये इसमें जो है वो आपके सामने आ रहा है। तो ये जो है वो बहुत बारीकी से इसमें डिफरेंस है, इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है कि ये डिफरेंस इसमें आ जाता है। अब मैं सोचा कि शायद वर्डिंग में समझाने में शायद थोड़ी सी चेंजेस लग रही हो, तो आपको शायद थोड़ी मुश्किल भी हो रही है, इसलिए मैंने जो है वो GPT से एग्जाम्पल आपके सामने निकलवा लिया, इसको आप देख सकते हैं कि क्या बात हो रही है। जो मैंने बात की थी, देयर इज जस्ट अ पर्सन, मतलब कि इसने एक बंदे के ऊपर लॉक लगा लिया और वो एक बंदा आपने अली कर दिया। अब अली लफ्ज़ अहमद, अली लफ्ज़ सारा, अली लफ्ज़ बिलाल एंड एवरी वन इन द वर्ल्ड, ये चेंज हो रहा है देखें। इसी तरह फिर अगर हम लोग जाएंगे दूसरी की बात करेंगे, तो एवरी वन इज़ लव्ड बाय एटलीस्ट 1 पर्सन। अब देखिए इसमें बात बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। अहमद इज़ लव्ड बाय हिज मदर, सारा इज़ लव्ड बाय हर फ्रेंड, बिलाल इज़ लव्ड बाय हिज टीचर्स। दूसरा बंदा भी इसमें चेंज हो रहा है। तो ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं होगी इसमें, नॉट वन सिंगल पर्सन लव्स एवरीवन बट ईच पर्सन हैज समवन हु लव्स देम। तो ये जो है वो छोटा सा इसमें कहने हैं कि आपने ऑर्डर आगे पीछे किया, पूरा का पूरा जुमला बिल्कुल अलग दे रहा है। तो ये आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि इसमें जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब खैर हम लोग आगे मूव कर लेते हैं कि क्या करना है। अब ये हमारे पास जो है वो कुछ और इसमें टर्म्स आई हैं, जैसे कि हमारे पास रिलेशंस की हम बात कर रहे थे ना, तो बाज़ रिलेशन जो हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, बाज़ नहीं होते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई को आगे पीछे कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक्स इज़ अ ब्रदर ऑफ वाई, नो प्रॉब्लम। सिबलिंग, एक्स इज़ अ सिबलिंग ऑफ वाई, नो प्रॉब्लम। ये दोनों जो है वो वाई इज़ अ सिबलिंग ऑफ एक्स, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पेरेंट का रिलेशन लिखूँ, एक्स इज़ अ पेरेंट ऑफ वाई, लेकिन अगर मैं वाई को पहले कर दूँगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि पहले आपने किसी को अब्बू बना दिया, आपने फिर बेटे को अब्बू बना दिया, तो ये तो कोई अजीब सी बात हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो ये सिमेट्रिक रिलेशन वो होते हैं कि जिसके अंदर ऑर्डर को चेंज करने से, पैरामीटर्स के ऑर्डर को चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जो हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन है उसके अंदर अगर आप ऑर्डर को आगे पीछे कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये तो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो एक जो बुक का कह लें कि आप क्वेश्चन है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, ताकि उसमें सब कुछ हमारा क्लियर भी हो जाए। 8.10। अच्छा, एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी मैं दे दूँ कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को जब मैं खुद भी समझ रहा था, तो ये बहुत ही मतलब अजीब किस्म की चीज़ मुझे लगी विद रिस्पेक्ट, जब आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठते हैं। वैसे तो आपके सामने कोई इसका आंसर रखा हुआ हो तो आप उसे रिवर्स में सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने आंसर देखा, आप फिर क्वेश्चन को देखें कि हाँ यार ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप खुद सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, और जितनी ज़्यादा आप इसको करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा ही जो है आपकी प्रॉब्लम दूर होंगी, वरना आप बार बार जो है वो भूलते रहेंगे, और जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो दिमाग ख़राब होने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो थोड़ी सी ये मुश्किल है, हो सकता है पहले टेक में वीडियो देखने में भी किसी को समझ ना आए। लेकिन अब आप, एक चीज़ होती है कि आपको जब किसी टॉपिक को आप पहली दफ़ा देखते हैं ना, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ आए। फिर आप जब उसे बार बार ज़रा देख लेते हैं, एक दो दफ़ा कहीं और एंगल से देखते हैं और ज़रा प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तब जाके आपका ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है। ये नहीं कि आप पहली बारी में सब कुछ समझ लें, तो आप पहली बारी में सब कुछ समझ रहे होते तो बहुत आगे होते शायद ज़िंदगी में। खैर, अब देख लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ये जो 8.10 की सवाल है, मेरे ख्याल से काफ़ी थोड़ी छोटी भी है और सॉल्व भी आराम से हम लोग कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा ना, इसको मैं उठा के ले जाता हूँ पूरा, सारे तो शायद सॉल्व कर दूँ। सही है भाई, इसमें जो है उन्होंने वोकेबुलरी हमें दी हुई है। ऑक्यूपेशन, कस्टमर, बॉस, डॉक्टर, सर्जन, कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं, ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं। और प्रेडिकेट है, यानी कि इसमें जो है वो हमें रिलेशन वगैरह दिए हैं, तो ये दो तीन रिलेशन हमारे पास हैं, और सिंपल से सेंटेंसेज हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, एमिली इज़ आइदर अ सर्जन और अ लॉयर। इसमें जो है वो आपके सामने, पहले अगर सेंटेंस को डिकोड करने पहली बारी में जो है साइंस समझ नहीं आता, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है सबसे पहले हम लोग को रिलेशंस वगैरह इसमें ढूंढने चाहिए कि रिलेशन इसमें कौन सा लग रहा है। तो आप देख के इसमें पहचान गए होंगे, उम्मीद है कि ऑक्यूपेशन की इसमें बात हो रही है। तो ऑक्यूपेशन जो है वो, क्योंकि सर्जन है, सर्जन जैसे ऑक्यूपेशन होता है, लॉयर भी ऑक्यूपेशन होता है। और उसके बाद आप एक और बड़ी चीज़ इसमें देखेंगे कि इसमें और लगा हुआ है, तो ये भी एक क्वान्टिफायर की बात हो रही है। मैं क्वान्टिफायर बोल रहा हूँ, सॉरी, कनेक्टिव की बात हो रही है, और लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास होता है। और इसी तरह से इसमें
कॉन्स्टेंट्स हैं सारे के सारे, तो उसमें कोई क्वान्टिफाइड लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला तो आसान हो गया, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। अब क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले ऑक्यूपेशन एमिली कॉमा सर्जन। एमिली का ऑक्यूपेशन सर्जन है, सही है। और क्या है, और ऑक्यूपेशन उसका क्या है, सर्जन है, सर्जन बोलना सॉरी, लॉयर। तो ये तो होगा हमारे पास। तो एक पैरा सॉल्व हो गया। या तो भाई एमिली का ऑक्यूपेशन सर्जन है, या तो एमिली का ऑक्यूपेशन लॉयर है। तो ये दो उसमें बात आ रही है, क्योंकि इसमें ऑक्यूपेशन हिडन था, यानी कि वो हमें खुद ही रिलेशन के तौर पे निकालना था कि जब सर्जन की बात हो रही है तो ऑफकोर्स ऑक्यूपेशन की बात हो रही है। इसी तरह फिर हम लोग देखें, जो इज़ एन एक्टर, एक्टर भी एक ऑक्यूपेशन होता है, बट ही होल्ड्स एन अदर जॉब। ये जो है वो थोड़ा सा इसमें आ गया सीन, इसको देख लेते हैं। अब इसमें जो है वो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो इज़ एन एक्टर, ये तो सिंपल सा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ जो क्या है, सॉरी ये एक्टर, एक्टर है, सही है। बट देखिए, बट जो है वो हमारे पास मीनिंग देता है हमें, एंड का मीनिंग देता है बट जो होता है ना हमारे पास। क्योंकि जो है अगर इसमें और लगा होता, यानी कि बट मतलब लाजमी तौर पे दूसरी चीज़ भी इसके पास है, तो इसलिए जो है वो बट का जो हमारा मायने होते हैं वो आपको एंड की जो है लॉजिकल कनेक्टिव के इक्विवेलेंट होता है। ये बात आप याद रखें इसमें। तो ये हमारे पास एंड हमने लगा दिया। बट ही होल्ड्स अनदर जॉब, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। उम्मीद है कि मैं इसको ठीक करूँगा, एक दफ़ा आंसर से भी मैं टैली कर लूँगा, ताकि सही हम लोग निकालें जो निकालें। अगर कोई गलती मुझसे भी हो जाए तो वो करेक्ट कर लें। तो उसमें जो है उसने क्या बोला है कि होल्ड अनदर जॉब, मतलब कि इसके पास कोई और जॉब भी है। तो कोई और जॉब है, तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वाली सी बात कुछ लग रही है। तो ये हमारे पास एक आ गई कि ये जब कोई दूसरी जॉब की बात कर रहा है, तो मतलब कोई सम जॉब कोई दूसरी जॉब की बात कर रहा है, तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात आ गई। और वो जॉब मेंशन नहीं है, तो उसको हम एक्स के तौर पे ले लेंगे। तो ये दूसरी जॉब हो गई, लेकिन वो दूसरी जॉब जो है वो एक्टर की जॉब नहीं है। ये कह लें कि लॉजिक बिल्डिंग वाली थॉट है कि आपको उसमें भी ये बात ख्याल रखनी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है डम होता है, ऐसे नहीं पता वो क्या पता दोबारा से दूसरी जॉब में एक्टर ही लिख दे। तो उसकी जॉब में ये भी नेगेशन करनी पड़ेगी कि भाई दूसरी जॉब जो है वो एक्टर नहीं है, दूसरी कोई जॉब है। तो एंड हमारे पास बट के लिए आ गया, ही ऑल्सो होल्ड अनदर जॉब, मतलब इसको सम कर लेते हैं कि हमने एक्स की बात की थी ना। फॉर ऑल एक्स ऑक्यूपेशन ऑफ जो इज एक्स, यानी ये कोई दूसरी जॉब है ऑक्यूपेशन की, जो कि कोई दूसरी जॉब है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है एंड नहीं लगना चाहिए इसमें, कि जो एक्स है वो बराबर नहीं है एक्टर के। ये हमारे पास जो है उसकी आ गई। अब वैसे तो उम्मीद करता हूँ मैं एक दफ़ा मैं टैली भी कर लेता हूँ कि मैंने ठीक किया है या नहीं किया। हाँ, तो ये मैंने वैसे ठीक ही किया है, तो उसको मैंने देख लिया था। बस इसमें जो है वो बुक के अंदर आप कह लेंगे एक चेंज क्या हुई हुई है, कि इन्होंने इसके बाहर जो है वो लगाया हुआ है, नेगेशन लगाई हुई है। तो आई एम होपफुल कि ये जो है वो एक ही चीज़ है, कि मैंने इसके अंदर नेगेशन लगा दी, इन्होंने जो है वो नॉट इक्वल टू मैंने कर दिया, और उन्होंने बाहर इसकी नेगेशन लगा दी। तो ये जो है वो उसमें इस तरह से जो है वो सॉल्व हुआ है। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा वाला देखें, तीसरा वाला कह लें आप, ऑल सर्जन्स आर डॉक्टर्स। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा उसकी टर्म में पढ़ने की कोशिश करें, किस तरह से पढ़ेंगे हम लोग इसको, पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है कि इफ़ देयर इज़ समवन हु इज़ अ सर्जन देन ही इज़ अ डॉक्टर। इसको इफ़ देन की स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ देन की स्टेटमेंट क्यों पढ़ा भाई, कहाँ से दिमाग में आ गया? इसमें क्या बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है ना। ऑल के अंदर हमारे पास कौन सा होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है तो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कनेक्टिव लगता है, इम्प्लाइज का लगता है। तो इसलिए मैंने इफ देन की इसके स्टेटमेंट में पढ़ लिया। तो इसको जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कि ये हमारे पास हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स, अगर ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स इज सर्जन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देन इम्प्लाइज के ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स इज डॉक्टर। होपफुली इसी तरह से ये होगा।
ठीक है, सही किया। तो ये जो है वो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह डी वाला भी हमारे पास पार्ट है, जो डज नॉट हैव अ लॉयर। इसका भाई क्या होगा कि मतलब क्या है इसका, इन्होंने खुद ही आगे बता दिया वैसे, इज़ नॉट अ कस्टमर ऑफ एनी लॉयर। सही। तो उसमें जो है वो हम लोग किस तरह से इसको देखें, इसको देखने का तरीका कुछ इस तरह से हो सकता है। मैं खुद भी सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ टाइम हो गया सॉल्व किया है इसको ना, मुझे खुद याद नहीं आ रहा ठीक से। खैर इसको देख लेते हैं कि क्या होगा, पहले खुद करने की कोशिश कर लेता हूँ, हो सकता है मैं भी गलती कर दूँ। जो डज़ नॉट हैव अ लॉयर, तो पहले तो ये बात हो गई कि भाई कोई बंदा है, कोई बंदा है ना, तो ये फॉर ऑल थोड़ी आएगा भाई। कोई बंदा है तो उसमें आएगा डिस्टिंक्शन। और क्या है कि वो बंदा लॉयर है। ऑक्यूपेशन और उस बंदे का क्या ऑक्यूपेशन है कि वो लॉयर है भाई, ये तो हमारे पास आ गया। और एंड हमने क्यों लगाया भाई, एंड इसलिए लगाया क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। एंड लगाया, और क्या है, कस्टमर जो है वो एक्स्ट्रा कस्टमर नहीं है भाई। इसको क्या करें, हम नेगेट कर देते हैं। तो भाई कोई बंदा ऐसा है कि जिसका ऑक्यूपेशन लॉयर है, और ये बात भी है कि जो उस बंदे का कस्टमर नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो के पास कोई लॉयर नहीं है। इसको टैली कर लेते हैं एक दफ़ा आंसर से। ठीक किया भाई, ठीक किया, सही हो गया। इसमें बस एक मुझे लगी रही है थोड़ी सी चेंजेस, वो ये है कि इसमें आंसर शीट में जो मैं देख रहा हूँ उस वक्त, इसमें इन्होंने जो है वो बाहर लगाया हुआ एग्जीक्यूशन क्वांटिफायर पर नेगेशन लगाई भी है, जबकि मैंने जो है वो अंदर लगाई है। अब मुझे इसमें ज़रा देखना पड़ेगा, हो सकता है कि मीनिंग इसके थोड़े से चेंज हो जाए ऐसा करने से। देख लेते हैं फिर इसको, किसके मीनिंग चेंज हुए हैं कि नहीं हुए। अब देखिए ये आपके सामने है कि मैंने भी इसको सॉल्व किया, उससे जो मिस्टेक हुई इससे पूरा का पूरा मीनिंग को चेंज कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, कि जो मैंने यहाँ पे अंदर नेगेशन लगाया ना, इसके क्या मीनिंग बन रहे हैं ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया, तो मैंने खुद जीपीटी से देखा है। देयर एग्जिस्ट अ लॉयर पी सच दैट जो इज़ नॉट देयर कस्टमर। यानी कि कोई ऐसा लॉयर है कि जो उसका कस्टमर नहीं है। ये बहुत वीक स्टेटमेंट है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मतलब कोई एक ऐसा लॉयर नहीं है ना कि जो जिसका कस्टमर नहीं है, इसका मतलब दूसरा ऐसे लॉयर है कि जो जिसका कस्टमर है। तो दोबारा मैं एक दफ़ा बोल दूँ उसको कि भाई कोई ऐसा एक ऐसा बंदा लॉयर है कि जो जिसका कस्टमर नहीं है, लेकिन बाकी ऐसे रॉयल लॉयर तो हो सकते हैं कि जो जिसका कस्टमर है। तो इसमें जो है वो 100% नेगेशन नहीं हो रही, एक लॉयर की नेगेशन हो रही है। ये इसमें बात है, जिसमें लिखा है ना कि इट ओनली सेज एटलीस्ट वन लॉयर एग्जिस्ट एंड जो इज नॉट देयर कस्टमर, मतलब किसी एक लॉयर का जो है वो, फलाने लॉयर का जो है वो कस्टमर नहीं है जो, वरना बाकी कोई 100-200 लॉयर का कस्टमर है। तो ये जो है वो स्टेटमेंट को उसने नेगेटिव अलग कर दिया बिल्कुल। तो जब उसको हम लोग बात कर रहे हैं, जो डज नॉट हैव अ लॉयर, तो ये जो है वो करेक्ट मीनिंग, करेक्ट फॉर्म इसकी यही है कि हम इसको बाहर की तरफ लगाएं, कि मतलब कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है कि जो का मतलब लॉयर हो, और उसका ऑक्यूपेशन बंदे का लॉयर हो, मतलब बिल्कुल 100% जो है वो उसकी मतलब नफी है कि भाई कोई बंदा ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए जो है हमें शुरू में से क्वान्टिफायर लगाना पड़ा। तो ये जो है वो बात का ख्याल रखना, और ये बात यही है कि जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा मेमोरी में बैठेगा, जितने ज़्यादा सवाल आप देखेंगे उसी से ही जो है दिमाग में बैठेगा, वरना ये मिस्टेक्स होंगी। तो ये जो है वो अच्छा हुआ कि सामने आ गई। आपके सामने भी है कि भाई मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ भी अक्सर हो जाता है। और क्या है, एमिली हैज़ अ बॉस हु इज़ अ लॉयर। ये किस तरह से होगा भाई, एमिली हैज़ अ बॉस, आ बॉस मतलब कोई बॉस है, समवन है, तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियल हो गया। हु इज़ अ लॉयर, उसका ऑक्यूपेशन हमारे पास क्या है, लॉयर का है। ये बात हमारे पास हो गई। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देते हैं कि भाई कोई बंदा ऐसा है जो कि एक्स, यानी कि एक्स इज़ द बॉस ऑफ एमिली, और क्या है, वो लॉयर भी है। ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स, और एम्प्लॉयज़ भी लगा दिया, इज़ लॉयर। तो ये जो है वो उसका सिंपल सा हमारे पास बनेगा, होपफुली यही हो। ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल।
तो ये जो है हमारे पास इस तरह से सॉल्व होते हैं। इस तरह से आप बाकी के जो दो बचे हैं ये भी कर सकते हैं। तो ये भी कोई ऐसा मुश्किल तो नहीं है। मतलब कोई ऐसा लॉयर है कि जिसके सारे कस्टमर जो है वो डॉक्टर्स हैं। तो मतलब इसमें शुरू में जो है वो एग्जिटेंशियल लगेगा और ऑल ऑफ होस्ट कस्टमर्स के लिए मेरे पास मेरे ख्याल से जो है वो ये लगेगा, ऑल का क्वान्टिफाइड लगेगा। इस तरह से जो है ये सॉल्व होगा। हाँ, इसी तरह से ही होगा। और बाकी जो है वो एवरी सर्जन एज अ लॉयर, इसमें भी फॉर ऑल का ही लगेगा। और आ लॉयर आ रहा है ना, तो आगे जाके इसमें हो सकता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो हमें लगाना हो, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसमें लगेगा। क्योंकि इसमें आ लॉयर की बात आ रही है कि एवरी सर्जन, मतलब कोई सर्जन, जो भी शख्स सर्जन होता है, इसका मतलब ये होता है इफ़ देयर समवन इज़ अ सर्जन देन देयर एग्जिस्ट अ पर्सन whose occupation is lawyer and he is a customer एंड सॉरी सर्जन इज़ अ कस्टमर ऑफ लॉयर। इस तरह करके जो है वो रिलेशन वगैरह इसके बनेंगे। तो ये जो है वो हमारे पास एफ ओ एल लिखने का जो इंग्लिश सेंटेंस को बहुत मुश्किल तरीन चीज़ है, मैं मानता हूँ उसको। आपके सामने की मिस्टेक हुई तो ये ऊँच नीच इसमें हो जाती है। बाकी इसकी एक और एक्सरसाइज जो थी इसमें मैं थोड़ा सा सोचा था कि डिस्कस कर लूँ मेंशन करने के लिए। वो ये कि इसके अंदर जैसे कि आपके पास वोकेबुलरी की इसने बात की हुई है ना, कि आपने खुद वोकेबुलरी डिफाइन करनी है। जो आपने खुद करनी हो ना, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास ये होती हैं कि हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं। जैसे फ्रेंच फ्रेंच आपने निकाल ली, स्प्रिंग निकाल ली, ग्रीक निकाल ली। उसके बाद फिर हम लोग वो चीज़ें निकालते हैं कि जो कि कह लें कि वेरिएबल होती हैं, उसको फिर हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे हम लॉयर के अंदर लिख लेते हैं ना, लॉयर कोई है, एक्स कोई लॉयर हो सकता है। तो ये जो है उस तरह की बात है। स्टूडेंट्स हो गई, स्टूडेंट्स आपने निकाल लिए। एक्सपेंसिव आपके पास एक प्रेडिकेट हो सकता है, पर्सन हो सकता है क्योंकि एक्स इज़ अ पर्सन। जो भी वेरिएबल्स है ना वो आपने उठा लिए प्रेडिकेट के तौर पे। फिर आप जो है वो वर्ब्स को देखेंगे। वर्ब्स आपके पास क्या आएंगे? टुक्स, टेक्स। इसी तरह जो है वो सेल हो सकता है इसमें, बाय हो सकता है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ होगा बाइज आ गया, सेल्स आ गया। तो उस तरह से जो है वो हमारे पास आती है। इंश्योर्ड, ये भी हमारे पास एक प्रेडिकेट है, वर्ब नहीं है। ये इसको जो है वो एक बंदे के तौर पे लेंगे, इंश्योर्ड, एक्स इज़ इंश्योर्ड और नॉट। तो ये जो है वो हमारे पास बात है। इस तरह से जो है वो आपने इसकी वोकेबुलरी बिल्ड करनी है। तो ये होपफुली आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और बाकी इसमें आगे जाके वही चीज़ होगी, आपसे ठीक ठाक इसकी मिस्टेक्स होंगी, सॉल्यूशन वगैरह देखें और कुछ करके इसमें जो है वो उस तरह से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली करने बैठेंगे तो लाजमी तौर पर आपसे गलतियाँ होंगी। अब एक टॉपिक और जो उसमें रह गया है, उसको हम लोग देख लें अगर, उसको बल्कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर लेते हैं।